इनफैक्ट आई थिंक स्कूल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ को शेप करने के लिए. आई लर्नड अबाउट Correct. स्वॉट एनालिसिस फ्रॉम देयर कि स्ट्रेंथ्स, school वीकनेस. only? यस यस. Okay. पेरेंट जो बच्चे को शेप कर सकता है उससे ज़्यादा कोई भी नहीं कोई कर भी नहीं सकता कर है. मुझे लगता है फॉर 2 months कंटिन्यूसली मैं सिर्फ टॉपर्स टॉक ही देख रही थी. भाई तूने क्या कर दिया, 19th रैंक आ गया तेरा. एंड आई कुड नॉट बिलीव कि मतलब एक तो मेरी सिलेक्शन हो गई और मेरी 19th रैंक भी आ गई. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय ओवैस. मैं आपका होस्ट ओवैस एक बार फिर एक पॉडकास्ट आपके सामने लाया हूँ. आज जिन पर्सनालिटी को लाया हूँ मैं, ये स्पेशल इन मेनी सेंसेस हैं. स्पेशल इस वजह से हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है. JKS रैंक 19 से इन्होंने क्वालिफाई किया है. और अभी तक जितने भी गेस्ट हमारे पास आए हैं, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में, सारे लोगों ने उन्होंने बोला कि उनके प्रिपरेशन का जर्नी कैसा रहा है. बट आज जिन गेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है. और इनका नाम रिजुता महाजन है. रैंक 19th. इन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, 2021 में शुरू किया और साल भर इनका प्रिपरेशन का 1 साल चला. एंड देन शी क्वालिफाइड विद रैंक 19th. वेलकम टू माय पॉडकास्ट रजुता. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें टाइम दिया, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much for inviting, sir. I have this opportunity to share my story with everybody. So, my name is Dr. Rijuta Mahajan. I am a dental surgeon by profession and now a KS officer. I am currently attached in Tehsil Nagrota and I'm undergoing training right now. रिजुता, थैंक यू सो मच. जैसे मैंने बोला है कि हमने आपको इनवाइट किया है, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया है. मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कि आप हमारे पास आए. आपने हमें प्रॉमिस किया था दैट यू विल शेयर योर स्टोरी विद ऑल ऑफ अस. आज हमें मौका मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, आपका जो मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड रहा है, ये सारी चीज़ों का हम आज सारे लोगों के साथ हम शेयर करेंगे. जो मैं आपको सबसे पहले पूछना चाहता हूँ वो ये कि आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं. जाहिर है कि आपने नीट दिया होगा. नीट पहला प्रेफरेंस था आपका? वॉज इट योर फर्स्ट ड्रीम दैट यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? और वो एग्ज़ाम दिया और फिर एग्ज़ाम में कुछ नंबर आगे पीछे रहे होंगे, देन यू गॉट BDS. उस चीज़ को कैसे डील किया? क्योंकि वो बहुत टेंडर एज होती है और ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो नहीं हो पाता, और फिर उसको डील करना, कैसे आपने डील किया वो? सो आई वुड से फैमिली तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है. जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट नहीं हुआ तो मेरे को एक चीज़ थी क्लियर कि आई डोंट वांट टू ड्रॉप. आई डोंट नो व्हाई बट आई डिडंट वांट टू ड्रॉप, क्योंकि आई न्यू कि अगर मैं अभी ड्रॉप करूंगी तो आगे मेरे को जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है वो भी डिलेड रहेंगी. सो माय फादर टोल्ड मी कि कोई बात नहीं, BDS करते हैं, BDS एक्सप्लोर करते हैं क्या करना है. तो I went into the college. I found out good people there. Institute अच्छा था and धीरे धीरे डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो गया. And till the very last, I had no idea कि मैं KS करने वाली हूँ. मुझे ऐसे था कि मैं डेंटिस्ट्री ही करने वाली हूँ, कंटिन्यू करने वाली हूँ. एंड आई हैड 2 ऑप्शंस इन माइंड. या तो मुझे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करनी है बिकॉज माई बेंट ऑफ माइंड वॉज ऑलवेज टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा ऑप्शन था MDS करने का. सो वही था कि जब नीट में भी ऐसे सेटबैक मिला था तो आई डिडंट स्टॉप एंड माय पेरेंट्स वर देयर टू सपोर्ट मी, माय फैमिली वाज देयर एंड दैट इज अ पुश फैक्टर आई बिलीव. जब आपका स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? जम्मू से जोधामल पब्लिक स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है 12th तक. एंड इनफैक्ट आई थिंक स्कूल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ को शेप करने के लिए. एंड वहाँ पे टीचर्स जो मेरे रहे हैं बचपन से, दे केप्ट मोटिवेटिंग मी कि बेटा तू कुछ करेगी. मतलब लाइक यू नो क्लास में भी आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा स्टूडेंट, एंड उनको हमेशा भरोसा होता था कि
इस ये लाइफ में कुछ अच्छा करेगी, एंड दे आल्सो केप्ट मोटिवेटिंग मी। एंड इन फैक्ट जिस दिन रिजल्ट भी आया था अभी केएस का, तो माय टीचर्स कॉल्ड मी एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि यार इतने साल बाद भी पता है उनको कैसे उनको याद है मेरा, एंड दे रिमेंबर मी एंड दे वांट मी टू ग्रो एंड सी मी सक्सीड। तो आई थिंक स्कूल बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हमारे स्कूल में तो बहुत अच्छे से था, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, एंड आई बिलीव जहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट की, वहाँ पे माइंडसेट भी आपका वैसा ही डेवलप और होता है। जोधामल स्कूल ऐसा बिल्कुल प्रमोट करता है, बिल्कुल। मान लो डू दे ऑल्सो, क्योंकि एक स्कूल की बात चल रही है, तो क्या ऐसा कोई वर्कशॉप्स होते थे आप लोग के लिए कि आपको कल को करियर में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिकल साइंस ऑल्सो, कि यस आपके पास यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज या प्रोफेसर बनना है या बाकी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कराते हैं बिल्कुल स्कूल? बिल्कुल सर। आई रिमेम्बर हम लोगों के लिए एक मैम आते थे, चांद रेहान मैम। शी यूज टू टेक आवर लेक्चर्स, लाइक हर वीक में एक लेक्चर होता था, या 15 डेज के बाद एक लेक्चर होता था, वे शी यूज टू मोटिवेट अस, शी यूज टू टेल अस स्टोरीज कि ऐसे होता है लाइफ में, मतलब आपको अगर किसी गोल को अचीव करना है देन यू हैव टू डू द स्वॉट एनालिसिस। आई लर्नड अबाउट करेक्ट, स्वॉट एनालिसिस फ्रॉम देयर, कि फ्रॉम स्ट्रेंथ्स स्कूल ओनली। वीकनेस, यस यस, ओके। कि स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स क्या है मेरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड कहीं ना कहीं यू नीड टू मूव फॉरवर्ड उसी सब को देख कर कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। सो आई थिंक दैट शेप्स यू एज अ पर्सन, आपको चॉइसेस लेने में हेल्प करता है कि मुझे लाइफ में अगर ये करियर चूज करना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, यहाँ मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। सो दैट हेल्प्स यू। तो स्कूल में भी हमें ऐसे ही था, मतलब डिफरेंट, जब हम लोग 11th में 10th में थे, 11th में उस टाइम पे भी हम लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज दिखाई गई कि मेडिकल में आप ये कर सकते हो, नॉन मेड में आप ये कर सकते हो। सो आई थिंक वहाँ से एक फेयर आइडिया लग जाता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। इट्स एक्चुअली वेरी नाइस टू हियर कि आपको स्कूल्स, हमारे पास ऐसे स्कूल्स बिल्कुल है जो बच्चे को उनका इंटरेस्ट प्रमोट कर रहा है बिल्कुल। और उनको एक्सप्लोर कराता है। जैसे आपने बोला ये स्वॉट एनालिसिस का, आई हैव डन एमबीए और मैंने एमबीए के टाइम सुना था। ओके। तो आप इमेजिन कर सकते हो, और आप और मुझ में एजुकेशनल डिफरेंस कितना रहा होगा। तो ऐसे स्कूल, जोधामल स्कूल जैसे और स्कूल्स को ये सारी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपका पोटेंशियल, आपका टैलेंट जो है स्कूल्स समहाउ निखार के लाते बिल्कुल हैं और वो हेल्प करते हैं। बट एज ए स्टूडेंट, आप हम बात करते हैं कि आपका 9, 10th, 11th, 12th में मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स रहे हो हमेशा आप, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी, तो आप क्या टॉपर टाइप के स्टूडेंट थे? सर आई वुड नॉट से कि टॉपर टाइप ही थी। आई मतलब ट्राई करती थी, आई यूज टू ट्राई कि हाँ मैं अमंग्स द बेस्ट रहूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ कॉम्पिटिशन एंड यू हैव टू बी द बेस्ट। बिल्कुल। तो वो भी एक दिमाग में होता था, बट उस वजह से मैं अपनी बाकी चीज़ें हैम्पर कर दूँ, इट वॉज नेवर लाइक दैट कि मैं अपने आप को एक रूम में बंद करके सिर्फ पढ़ रही हूँ। आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू गेट गुड मार्क्स, दैट वॉज इनफ फॉर मी। तो बट उस वो क्या नेचर है आपका, दैट आई हैव सीन, आई हैव बीन देयर आपकी जर्नी में, सम पार्ट ऑफ इट आई हैव आल्सो सीन। आपकी लाइफ कैसी रही है, आप कैसे इंसान हो, क्या क्या उसमें तो हम आएंगे। बट जैसे आप बोल रहे हो कंपेटिटिवनेस आप में थी कि आपको दूसरे से ज़्यादा आगे बढ़ना है, ये कहाँ से आई? सर मुझे लगता है वो मे बी मेरे पेरेंट्स की वजह से, हाँ। बिकॉज माई डैड एंड माई मॉम, वो दोनों मुझे हमेशा लाइक यू नो टूवर्ड्स एक्सीलेंस स्ट्राइव करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। एंड पापा मुझे बोलते हैं कि अच्छा करना है लाइफ में, मतलब लाइक ही वॉन्ट्स मी टू बी देयर एक अच्छी पोजिशन पे वेयर आई कैन यू नो लीड माई लाइफ इन अ वेरी गुड वे। अब हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, उनसे उनको कोई बेनिफिट नहीं होने हाँ वाला है, बिल्कुल। देव लिव देयर लाइफ, बट वो हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छी जगह पे पहुंच जाए और एक अच्छे लेवल से लेवल पे है। ऐसा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि बचपन से मेरे डैड ने बहुत इंस्टिल किया मेरे अंदर दी कम्पिटिटिवनेस, कि अच्छा करना है, कोई बात नहीं, तू कर सकती है, हो जाएगा तुझसे। बिकॉज आई रिमेम्बर जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी, इवन इन कॉलेज ऑल्सो, तो पापा बोलते कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, तेरे से हो जाएगा, पता है मुझे। हाँ। तो वो चीज़ थी जहाँ पे ही यूज टू मोटिवेट मी कंटिन्यूसली, और वही माइंडसेट कहीं ना कहीं ग्रो किया। मैं मेंटोर करता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं पेरेंट्स को देखता हूँ। मैंने हर ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई टॉक अबाउट दिस कि आपकी स्ट्रेंथ आपके पेरेंट्स मोस्टली बनते हैं,
और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपको आपके करियर को शेप देने में। मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स बहुत बार डिस्करेज होता है बच्चा, कि एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते पेरेंट्स की, और उनका सपोज आपका एमबीबीएस का एग्ज़ाम था, नीट का एग्ज़ाम था, अगर आपके और आपके डैड की कॉन्वर्सेशन ऐसी हुई होती कि नहीं, मतलब आपको उनके चेहरे से डिसअपॉइंटमेंट लगा होता, तो शायद आपकी लाइफ डिफरेंट होती इस टाइम। बिल्कुल। पर कितना ज़रूरी है माँ बाप के साथ खड़े रहना और इस तरह इनकरेजमेंट, आपके पीठ थपथपाना के कोई बात नहीं, आई एम देयर फॉर यू, आप बस मेहनत करते रहो। ये सपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट रहा है आपकी लाइफ बिल्कुल में? सर, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव पेरेंट्स मेरे जो है। आई बिलीव कि एक पेरेंट जो बच्चे को शेप कर सकता है उससे ज़्यादा कोई भी नहीं कर कोई भी नहीं सकता कर है। सकता। एंड पेरेंट्स का यही रोल है कि बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करना। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझ पे बहुत ट्रस्ट किया कि वट एवर डिसीजन आई टुक, उन्होंने मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया। इट वॉज इन माई इंटर्नशिप जब मैंने ऑल ऑफ सडन बोला कि ठीक है अब मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अच्छा, करनी है, एंड माई डैड डिड नॉट क्वेश्चन, माई मम डिड नॉट क्वेश्चन मी कि क्यों करनी है, करियर छोड़ देना है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, बीडीएस भी 5 years की हाँ है, बिल्कुल। तो इतना करियर इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, क्यों करना है? आई वाज लाइक ओके, कोई बात नहीं, जो करना है करो, इट्स ओके, वी आर देयर। एंड थ्रू आउट मतलब कभी भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो दे यूज्ड टू पुश मी कि नहीं मुझे पता है तू कर सकती है, अब इतना डिसीजन लिया है, हमने करके दिखाना है। इट वाज नेवर लाइक तूने करके दिखाना है, इट्स लाइक हमने कर दिखाना है। सो दैट्स द डिफरेंस। एंड आई नो सर्टेन पीपल जिनके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं भी है, मतलब लाइक आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, मतलब तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि कहीं सुनने को मिलता है कि यार नहीं हुआ एग्जाम तो तेरे से तो होना ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ये चीज नहीं बोली कि मैंने तुझसे तो अक्सर होना ही ऐसा है। देखा है कि जैसे बीइंग अ गर्ल ऑल्सो, क्योंकि आपकी केस में स्लाइटली डिफरेंट है, बट बीइंग अ गर्ल इट इज डिफिकल्ट। आप पेरेंट कितने भी अंडरस्टैंडिंग हो, अगर एक आधे 1 2 3 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं तो दे सपोर्ट लेस, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हो आपको गर्ल्स को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी प्रेशराइज। पड़ती है। बट जैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, आपने बीडीएस किया, बीडीएस फाइनल ईयर में इंटर्नशिप में आपने डिसाइड किया, क्योंकि हम प्रिपरेशन का बाद में बात करेंगे और आपके एज ए कैरेक्टर आप कैसे हो लाइफ में उसकी भी बात करेंगे। बट ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि थॉट कहाँ से आया है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? और सर मैंने वही एडमिनिस्ट्रेशन वाला तो था ही, और बचपन में ना मतलब पापा यूज टू टेल मी दादू की स्टोरीज, मतलब आई हैव नेवर सीन माय ग्रैंडफादर बट ही वाज आल्सो इन पुलिस, तो वो उन लोगों का बताते थे कि मतलब ऐसे डील करते थे वो, ये सब करते थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि ही वाज टेलिंग मी कि तू ये कर, बट कहीं ना कहीं मे बी ही वाज कंडीशनिंग मी कि ये करना है। सबकॉन्शियसली हाँ, था आपके सबकॉन्शियसली था। एंड कहीं ना कहीं था दिमाग में कि हाँ सिविल सर्विसेज को ट्राई दूंगी। मैंने एक बार टीना डाबी मैम का इंटरव्यू देखा था जब वो सेलेक्ट हुए थे, एंड आई कुड सी माय मदर्स आईज कि वो कैसे ऐसे प्राउड फील कर रहे थे कि यार एक लड़की AIR 1 लेके बैठी है। आई वाज लाइक ठीक है यार, कुछ तो है, कुछ तो करना है, मतलब देखेंगे। लेकिन तब इमीडिएटली वैसा एम नहीं था। आई वांटेड टू डू मेडिकल फर्स्ट, आई वांट टू हैव अ सेटल करियर बिकॉज दिस इज आल्सो वेरी अनसर्टेन कि होगा कि नहीं होगा। सो 12th तक तो नहीं आया मेरा दिमाग में कि ये करना है। इनफैक्ट मेरे को ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी, अपना BDS कर रही थी, तब भी मेरे दिमाग में नहीं आया। देन कोविड हिट। कोविड के टाइम पे लाइट हो गई स्टडीज, क्योंकि कॉलेजेस भी बंद हो गए और डेंटल हेल्थ के लिए पेशेंट्स तो नहीं आ रहे थे अभी उस टाइम पे। तो वी केम बैक एंड आई वाज लाइक अलमीरा को सेट कर रही थी, एंड वहाँ पे मुझे ना 8th क्लास का मेरा वो मिला रिपोर्ट कार्ड। एंड रिपोर्ट कार्ड में ना वहाँ पे मैम ने पूछा है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, एंड आई हैव रिटन आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। एंड मेरे को एकदम से ऐसे हिट हुआ कि यार मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में तो जाना है, सो व्हाई नॉट ट्राई फॉर दिस। मतलब बचपन से आई एम मतलब लिसनिंग अबाउट ऑल दी स्टोरीज एंड ये भी है, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो था भी, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस। लाइक MDS को 3 साल और देने से बेटर है कि मैं प्रिपरेशन करती हूँ, लेट्स सी, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आई विल गो फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां से मैंने फिर पूरा दिन ना सर्च किया कि KS का क्या होता है, IAS का क्या होता है, UPSC कैसे करना है और वो सब। एंड आई टुक द डिसीजन इवनिंग में कि पापा मुझे ना
प्रिपरेशन करनी है, आई थिंक मुझे प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए. इट वाज लाइक ठीक है, सोचा है? मैंने कहा हाँ सोच लिया. एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट. तो आपने ये बोला कि आपने डिसाइड कर लिया था, देन यू स्पोक टू योर फादर और उन्होंने आपको फुल हार्टेडली उसको वेलकम किया डिसीजन को कि आप कर सकते हो. बट ये जो आपका थॉट था इसमें, स्क्रैच से आप शुरू कर रहे थे, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो आप, नॉर्मली स्टूडेंट सोचता है कि यार मुझे करना यूपीएससी है, इसमें ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इट इज़ गोइंग टू डिफिकल्ट फॉर मी. आपको ऐसा थॉट नहीं आया? सो इनिशियली लगा था कि बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ प्लान कि कैसे प्रिपेयर करना है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. तो यही था कि हाँ थोड़ा टफ होने वाला है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है, किया जा सकता है. तो आई सॉ अपाला मैम का वीडियो एंड शी वॉज ऑल्सो अ डेंटिस्ट. तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ. देन आई मतलब मुझे लगता है फॉर 2 months कंटिन्यूसली मैं सिर्फ टॉपर स्टॉक ही देख रही थी. आई वॉज लाइक क्या माइंडसेट है, किस तरीके से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं. बिकॉज वंस यू एंटर इनटू दिस फील्ड, वंस यू डिसाइड, इतने सारे ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम कि क्या सोर्सेज पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ना है. एंड जब तक आप वो नैरो डाउन नहीं करोगे, आप यू डोंट हैव अ प्लान एंड यू नीड अ रोड मैप टू गो फॉरवर्ड. आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि उससे टाइम ही वेस्ट होगा और कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. तो वही था, 2 months तो मैंने कंटिन्यूसली टॉपर वीडियोस देखी, एक लिस्ट बनाई कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. एंड फिर मैंने देखा कि मैं कहाँ से क्या कर सकती हूँ. आई एक्सप्लोर्ड ऑनलाइन कोचिंग का भी ऑप्शन, ताकि मेरे पास एक प्लान हो, एक स्ट्रैटेजी हो जहाँ पे वो मुझे गाइड कर सके कि हाउ टू स्टार्ट. बिकॉज वो इग्निशन देना बहुत ज़रूरी है कि जब वो स्टार्ट कर रहे हो वो ही अगर अच्छा नहीं होगा ना, तो आपकी जर्नी और टफ होती जाएगी. सो आई बिलीव आई टुक टाइम टू स्टार्ट. मैंने वो 2 महीने जो पूरा मतलब टॉपर स्टॉक सुनी, प्लान बनाया, उसने मुझे हेल्प किया. ये जो टॉपर स्टॉक अच्छा किया कि आपने पॉइंट आउट किया यहाँ पर, जो आपने 2 महीने लगाया है, दैट इज मतलब आप वेल रिसर्च थे क्या जिस चीज़ में मैं जा रही हूँ, इसमें माइंडसेट क्या चाहिए. और आपने बोला कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें नैरो डाउन की है. आप हमें क्रक्स में बताओ कि आपने क्या नैरो डाउन उन 2 महीनों में किया, कि क्या माइंडसेट था उन लोगों का जो आपको लगा कि ये मुझे चाहिए. सर मेरे को यही लगा, जहाँ पे वो हमेशा बोलते थे कि एक कंसिस्टेंसी आपको चाहिए इस प्रिपरेशन में. क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, वी आर टू एक्साइटेड टू स्टार्ट दैट. तो वो क्या होता है कि आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप उस एनर्जी के साथ करोगे, बट फिर धीरे धीरे इवेंचुअली योर एनर्जी ड्रॉप्स, क्योंकि सेम तो नहीं रहने वाली है सारी. तो वहां पे एक चीज सीखी कि कंसिस्टेंसी तो इसमें चाहिए. जितना मर्जी आपके रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे हैं, फिर भी यू हैव टू बाउंस बैक. यू नीड टू गिव इट योर बेस्ट शॉट एवरी डे. बहुत बार ऐसा होता था कि जब भी डीमोटिवेटेड फील भी हुआ है, तो इट्स नॉट लाइक कि आप आज 8 घंटे की रूटीन फॉलो नहीं कर पाए, उससे और डीमोटिवेशन. ठीक है, मेरा आज नहीं मन कर रहा था, मैंने आज नहीं किया कुछ भी, लेकिन एक क्वेश्चन पढ़ा, दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस. ठीक है, तो दैट थिंग आई लर्न फ्रॉम द टॉपर स्टॉक. एंड सेकेंड थिंग वॉज कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है. बार बार सब यही बोलते रहते हैं कि यू डोंट हैव टू रेफर टू मल्टीपल सोर्सेज. पहले इनिशियली मैंने भी बहुत सारी बुक्स मंगवा ली, क्योंकि बहुत सोर्सेज आपको दिख रहे हैं. बट फिर मैंने जब धीरे धीरे जब ये सारा रिसर्च किया, आई फाउंड कि मल्टीपल रिविजन्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मल्टीपल सोर्सेज. बिल्कुल. तो वही चीज थी जो हर टॉपर टॉक में हर एक इंसान बोल रहा था, बट पीपल स्टिल डोंट फॉलो इट. बिकॉज आज प्रीलिम्स इतना अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है किसी एक बुक से एक क्वेश्चन आ रहा है एंड पीपल विल गो बैक टू दैट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग दैट बुक. बट वो क्वेश्चन तो सिर्फ 2 मार्क्स का है ना, मतलब बाकी जो आपका सेम सोर्सेज से आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू रिवाइज दैट. तो वो आपको एक ज्यादा सेटबैक देगा इन दिस एग्जाम रादर देन मिसिंग आउट ऑन वन सोर्स. तो ये था क्रक्स उस पूरी प्रिपरेशन में कि मेरे को एक पूरा प्लान बनाना है. आई हैव टू स्टिक टू दिस प्लान. अगर आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि हाँ ये मैंने बुक स्टार्टिंग में चूज करी है, दिस सोर्स वाज देयर, बट अब ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो यू नीड टू चेंज दैट. आप फिगर आउट करो कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू. देयर इज नो सेट पैटर्न कि ये एग्जाम कैसे क्लियर होगा. अब जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल स्टडी शंकर IAS फॉर एनवायरमेंट. आई हैव नेवर स्टडीड शंकर IAS. मैंने हमेशा उसको करंट ओरिएंटेड रखा है एंड आई बिलीव दैट वर्कड आउट फाइन फॉर मी.
तो वैसे ही है कि कीप इम्प्रोवाइजिंग, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी है, यू फाइंड एनी इंफॉर्मेशन, जॉट इट डाउन, इम्प्रोवाइज योर नोट्स, कीप ग्रोइंग एवरी डे, तभी अच्छे से प्रिपरेशन होगी। बट ये जो आपने बोला कि स्वॉट एनालिसिस, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमबीए में किया है, अपने स्कूल में किया है, तो आई नो इट कि है क्या ये स्वॉट एनालिसिस, करते कैसे हैं। ये आप बोलते हो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प किया, कैसे किया, मतलब आपने स्वॉट एनालिसिस होता क्या है और एस्पिरेंट्स को हेल्प कैसे करेगा? So, sir, SWOT analysis is strengths, weakness, opportunities and threats. Okay. So strengths में मुझे पता था कि since I am from medical background, तो मेरी आंसर राइटिंग जो है वो मच बेटर होने वाली है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत मेडिकल में आपने बहुत नोट्स बनाए होते हैं, एंड हमें एग्जाम टाइम्स तो वही लिमिटेड होता है ना, 2 आवर्स 3 आवर्स में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है विद डायग्राम्स, एंड एनाटॉमी की डायग्राम्स तो आपको डिफरेंट पेन से कलर करनी है, लेबल करनी है। तो आई न्यू कि एक एज मुझे यहाँ पे मिलेगा, आंसर राइटिंग में मुझे एज होगा। सेकंड मुझे ये था कि मेरी सिटिंग कैपेसिटी है, That is also your strength. Yeah, that is also my strength. मुझे था कि मेडिकल में हम लोग ऐसे ऑल नाइटर्स तो लगाते हैं, तो मैं बैठ सकती हूँ, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है। वीकनेस वाज कि मैं बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हूँ, अगर नहीं होगा तो मुझे टेंशन हो जाएगी, बट देन फॉर दैट माई पेरेंट्स वर कॉन्स्टेंटली देयर। जब भी मुझे ऐसा लो फील होता था, दे यूज्ड टू बकल मी, आप कोई नहीं, चल घूम के आते हैं। मतलब पापा रात को 10-11 बजे भी क्लिनिक से फ्री होते थे, देन ही यूज्ड टू टेक मी आउट फॉर ड्राइव। मेरे को अगर ऐसा फील होता था कि मैं लो फील कर रही हूँ, माय मदर यूज्ड टू कुक गुड फूड, कि हाँ तेरा मूड ठीक कर देते हैं, आज आपकी पसंद का बनाते हैं, तेरी पसंद का बनेगा। और फिर माय ब्रदर वाज आल्सो देयर प्रिपरेशन के टाइम, मतलब एवरीबॉडी प्लेड देयर ओन पार्ट। थ्रेट्स वही थी कि देयर इज अ लॉट ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर, क्योंकि आप जितने ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हो टेलीग्राम पे या कहीं पे भी, तो हर एक आपको कोई नई चीज ही बता रहा है, अपने सोर्सेज बता रहा है, व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर देम और वो सब। तो मुझे वो था कि ठीक है, सुन लो, अगर कुछ अच्छा लगता है तो इम्बाइब दैट, बट बाकी जो खुद प्लान किया है अपनी सोच समझ से वो करो। और अपॉर्चुनिटी यही थी कि हाँ ठीक है, अगर हो गया तो आई विल बी इन दिस प्रेस्टिजियस सर्विस, इससे अच्छा तो और कुछ है ही नहीं है, मतलब आई एम इन दी बेस्ट ऑफ द सर्विस ऑफ द स्टेट। तो वही अपॉर्चुनिटी थी, वही मेरे दिमाग में था कि आई हैव नथिंग टू लूज, बेसिकली आई एम इन अ गुड प्रोफेशन, आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, मैं प्रैक्टिस करूंगी, अगर ये नहीं हुआ और अगर हो गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं आई हैड टू डू पब्लिक सर्विस आइदर वेज, चाहे मैं डेंटिस्ट्री के थ्रू कर रही हूँ या मैं ऐसे कर रही हूँ। नाउ आई हैव अ बिगर प्लेटफॉर्म टू डू दी सर्विस, सो दैट वाज द तो पब्लिक सर्विस आपके दिमाग में हमेशा था कि लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए अच्छा करना है। यही आपका, मेरा ख्याल है, पेपर्स में रिफ्लेक्ट हुआ होगा एज अ पर्सन, क्योंकि रिजुता जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करना है स्टेट सर्विसेज। इसमें बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे के सारे ही लोग ऑलमोस्ट यही माइंडसेट में आते हैं कि पहला जो है अटेम्प्ट है गोल्डन अटेम्प्ट है। आपका माइंडसेट था ऐसा कि पहले अटेम्प्ट में मुझे निकालना है, या कितने भी अटेम्प्ट लगे निकाल लेंगे? क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? सर मैंने अटेम्प्ट्स का तो नहीं सोचा था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है कि लास्ट अटेम्प्ट में करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी अनसर्टेन, एंड आप ऐसा सोच ही नहीं सकते इस एग्जाम में कि हाँ यार मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि हाँ मैंने गोल सेट कर दिया है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, एक ही सीट चाहिए मुझे टेंशन भी नहीं है कि आज 35 ही सीट्स निकल रही है, 75 सीट्स निकल रही है या जितनी मर्जी निकल रही है, मुझे तो एक ही चाहिए। तो वो आज निकले या कल निकले, बस निकलनी है, ये मुझे एक बिलीफ था कि हाँ ठीक है मैं करूंगी और मैं कर लूंगी। बट कितने अटेम्प्ट्स में होगा वो मैंने कभी दिमाग में नहीं रखा, बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप ये लेके चलोगे कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है और अगर वो नहीं हुआ तो यू विल हैव अ ग्रेटर सेटबैक, कि तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। यस कि नहीं हुआ मेरा इस अटेम्प्ट में। सो दैट वाज नेवर इन माय माइंड कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि माय स्ट्रैटेजी, माय थिंग्स वर्कड, स्टार्स अलाइंड इन माय फेवर, एंड मेरे पेरेंट्स का हार्ड वर्क जिन्होंने मेरे साथ इतना साथ दिया कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। बट आई बिलीव कि इस जर्नी में यू कांट प्रिडिक्ट कौन से अटेम्प्ट में होगा। और जो आपकी मेहनत थी, वो मेहनत के साथ साथ कोई ऐसा पॉइंट पे आपको लगा कि किस्मत नहीं होती तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी? कौन से पॉइंट पे लगा आपको? सर आई थिंक प्रीलिम्स बहुत ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट कि ठीक है मेंस में आई कैन डू गुड,
बट प्रीलिम्स तो आई बिलीव कि दैट्स द मोस्ट अनसर्टेन, हाँ, बिल्कुल। अनप्रिडिक्टेबल, आपको नहीं पता कि वो आपके फेवर में होगा भी कि नहीं होगा. एंड सीसैट वाज आल्सो लाइक अ बिग थ्रेट फॉर मी बिकॉज मेडिकल बैकग्राउंड से मैथ्स तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं था. एंड वही होता है कभी कभी सीसैट में ऐसे हो जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मतलब क्वांट्स और एप्टीट्यूड में मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस में. एंड हो सकता है मैथ्स उस दिन ज्यादा आ जाता और मेरा पेपर नहीं क्वालिफाई होता. सो आई बिलीव दैट लक वाज देयर टू सपोर्ट मी एंड इट वाज माय बर्थडे जिस दिन प्रीलिम्स था, तो शायद से स्टार्स वर इन माय फेवर. दैट इज बट ये कहानी भी आपसे मैंने सुनी है कि जो जो अच्छी चीजें हुई है किसी न किसी के फैमिली मेंबर्स के बर्थडे पे ही हुआ है. नंबर 1 कि प्रीलिम्स आपके बर्थडे पे था. 2, अब जो आप मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो रिजल्ट सपोज आपने तो एक्सपेक्ट किया नहीं था, क्या कर रहे थे आप जब रिजल्ट आया, या वो पूरा दिन कैसे बीता आपका, क्योंकि बहुत टेंशन वाली जो है उस टाइम परिस्थिति होती है कि आप आज रिजल्ट, क्योंकि ये मार्केट में चल रहा होता है आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, सुबह से शाम इसी में निकल जाती है. तो आपका वो दिन कैसे गुजरा और फिर उसको अल्टीमेटली जब हुआ तो फिर क्या हुआ उस टाइम? सर तो जिस दिन हमारा रिजल्ट था उस दिन लास्ट इंटरव्यू भी था. तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जो हमारा सीनियर बैच था कि जिस दिन लास्ट इंटरव्यू हुआ उसी दिन रात में रिजल्ट आ गया था. एंड वी वर होपफुल कि इस बार भी शायद से वैसा ही होगा कि उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा. एक प्रेशर तो ये था, दूसरा प्रेशर था कि मेरी मम्मा का बर्थडे भी है. सो 22 अगस्त वाज देयर, रिजल्ट आने का वो था और मम्मा का बर्थडे भी था. मैं मम्मा को बोल रही हूँ कि मम्मा प्लीज आप अभी सुबह ही केक काट लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शाम में हम हंसने वाले हैं या रोने वाले हैं, क्या होने वाला है. तो प्लीज आप अभी केक काट लो. वो भी प्रेशर मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा था कि आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट डिसअपॉइंटमेंट टू हर ऑन हर बर्थडे. लाइक आई वांट टू गिव हर अ बेस्ट गिफ्ट एंड वो सिलेक्शन होनी चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए. तो वो प्रिडिक्टेबल तो नहीं था कि रिजल्ट में मतलब लिस्ट में नाम आना भी है कि नहीं आना है. तो मैं मम्मा को सुबह से बोल रही हूँ मम्मा प्लीज कर लो कर लो. मम्मा बोल रही है नहीं आज तो मैं 2 ही केक काटूंगी शाम में. एंड शी हैड दिस बिलीव इन मी कि नहीं आज तो होगा. एंड मैं बहुत टेंशन में हूँ. पूरा रिजल्ट मतलब इंटरव्यूज हो गए, मैं मम्मा पापा के साथ जाकर लेट गई. मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या होने वाला है. पापा कहते क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट में नाम नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेंगे, इतनी प्रिपरेशन तो है ही है कि अगली बार फिर ट्राई करेंगे. मैंने कहा यार मुझे बुरा लगेगा, मम्मा का बर्थडे मैंने खराब कर दिया. मम्मी कहती तू बोली क्यों रही है, ऐसा ऐसा होने ही नहीं वाला, मुझे पता है रिजल्ट आ जाएगा. सो ऐसा टाइम निकला एंड इट वाज अराउंड 6:30 आई वेंट टू द बास्केटबॉल कोर्ट, क्योंकि मेरा बहुत घर में दिमाग टेंशन में ऐसे ही हो रहा था. मैं कोर्ट चली गई. आई मतलब प्रिपरेशन टाइम पे भी आई यूज्ड टू प्ले फॉर 1.5 आवर बास्केटबॉल एवरी डे. तो मैं वहाँ कोर्ट में चली गई एंड मैं जा ही रही हूँ. रिजल्ट मतलब एंजाइटी तो थी कि रिजल्ट आने वाला है एंड आई एम कंटिन्यूसली चेकिंग माय फोन. एकदम से ना सर्वर बहुत ऐसे ट्रैफिक हो गई होगी तो हैवी हो जाती है साइट. तो मैं जा रही हूँ एंड 2-3 लोग और थे जिन्होंने पेपर दिया था एंड वी वर ऑल टुगेदर एंड दे वर लाइक शायद ना रिजल्ट आना है. एंड इतनी देर में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड कि भाई तूने क्या कर दिया, 19th रैंक आ गया तेरा. एंड आई कुड नॉट बिलीव कि मतलब एक तो मेरी सिलेक्शन हो गई और मेरी 19th रैंक भी आ गई. तो आई कुड नॉट बिलीव एंड आई वाज लाइक 2-3 बार मैंने रिफ्रेश करके चेक की लिस्ट की सही में मेरा नाम है, बिकॉज आई डिडंट वांट कि हाँ मैं अभी बता दूं. क्योंकि लास्ट टाइम आई हर्ड सम टॉपर्स दे वर लाइक कि Annexure 1 और Annexure 2 का कुछ इशू हुआ था कि उनका फर्स्ट में नाम था और एक्साइटमेंट में उन्होंने सबको बता दिया. एक्चुअली फर्स्ट में तो सारे लोग होते हैं, सबका नाम होता है. तो आई हैड दिस माइंड इन दिस मतलब कि ये था मेरे दिमाग में कि मेरे को दोनों चेक करना है कि क्या हाँ मेरे साथ गड़बड़ ना हो जाए. और मैं बता रही हूँ जाकर लोगों को, तो ये ना हो कि मैं गलत बता रही हूँ, तो वो एम्बैरेसमेंट भी होगी. तो मैं 4-5 बार चेक किया एंड व्हेन आई सॉ माय नेम इन द लिस्ट मैं कूद रही हूँ ग्राउंड में, लाइक लिटरली आई वाज शाउटिंग, कूद रही हूँ, सबको हग किया और भागते भागते मैं घर गई. एंड इट वाज लाइक अराउंड 7:30 आई गेस. पापा पेशेंट देख रहे हैं, मम्मा बैठे हैं. मैं कूदते आई कि मम्मा हो गया हो गया. मैंने सीधा दरवाजा खोला, मैंने ये नहीं देखा पापा पेशेंट देख रहे हैं. मैं कहा पापा हो गया. एंड पेशेंट भी वहां पे बैठ के आज सोच रहा होगा कि ये क्या हो गया. एंड मैं वापस आई, मेरे को एकदम से ऐसे कॉल्स भी आने लग गए, मतलब होने के बाद कॉल्स आ रहे थे. मम्मा आए, पापा भी ऐसे एकदम ना आई कुड सी स्माइल इन देयर फेसेस कि मतलब बहुत प्राउड. एंड वी हग्ड एंड मतलब टीयर्स वर रोलिंग डाउन. मतलब लाइक लिटरली आई कांट
कांट एक्सप्लेन यू दैट फीलिंग ऐसे बोलते हुए, तो मतलब इट नहीं लुक्स नहीं, लाइक आई कैन फील इट कि क्या या इमोशनल इट मोमेंट वाज रहा सो होगा। नाइस कि मैंने शायद से आज अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाया है। हाँ एंड उसके बाद तो मतलब इट वाज ब्लास्ट ऑफ सेलिब्रेशन और वो सब हुआ। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मेंशन हियर कि मेरी एक नीस है, वो लोग सब आए घर पे, ताई जी वगैरह सब आए, शी केम एंड वो सीधा ना, उसको पता, मतलब शी वाज आई थिंक अराउंड 3 years ओल्ड तब, तो उसको पता नहीं है कि हो क्या रहा है बुआ के साथ, कुछ तो अच्छा हुआ है। शी गेव मी अ बुके, तो उसको ये तो कुछ तो अच्छा हुआ है, हाँ और उसको समझ नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन वो पूजा रूम में गए एंड वो पूजा कर रही है, थैंक यू भगवान जी मेरी बुआ को पुलिस वाला बना दिया। सो दैट वाज लाइक द बेस्ट डे। मेरे नानी नानू भी आ गए उसी वक्त, हमने बहुत सारा सेलिब्रेशन किया एंड लाइक माय मम्मा सेड कि मैं आज 2 केक्स कट करूंगी, फिर उस दिन उन्होंने 2 केक्स दो कट किए। केक्स काटे। इट इज अ प्राउड मोमेंट, स्पेशली गर्ल जो एक अलग सपना अपने टीनेज में रखे हुए थे कि आपने 12th करते ही आपने एमबीबीएस का एग्ज़ाम दिया, एमबीबीएस के एग्ज़ाम में आप मतलब उतने मार्क्स नहीं आए जितने आप चाह रहे थे, देन आपने बीडीएस किया, आपने किसी भी सूरत में अपने आप को पीछे नहीं हटने दिया, आपने बीडीएस किया इक्वली उतनी इंपॉर्टेंस के साथ, देन बीडीएस के साथ साथ आपने फिर ये सिर्फ मुझे जानना है कि यूपीएससी स्टेट सर्विसेज की तैयारी बहुत आसान तो तैयारी है नहीं। बिल्कुल। आधे टाइम तो लोग इसीलिए तैयारी नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं बहुत हेक्टिक पढ़ाई है, ये फुल टाइम जॉब है एक तरीके से। आपने बीडीएस ऑलरेडी फुल टाइम जॉब आपने कर ली थी, हेक्टिक कर लिया था, एग्जर्शन, क्योंकि ऐसी बड़े जो है जो आपका डिग्री था, और फिर उस टाइम इंटर्नशिप कर रहे थे जब आपने डिसाइड किया, was it too much? टू मच तो ऑफकोर्स होता ही, बट हाउ डिड यू हैंडल इट कि इसके साथ साथ अब दूसरी चीज इतनी बड़ी आ रही है, बल्कि इससे भी बड़ी आ रही है, इसको हैंडल करना और पूरे साल हैंडल करना, वो उस टाइम का ट्रांजिशन कैसा रहा आपका? सो इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट था, लाइक पूरे सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे टू स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री में। मतलब आई रिमेंबर जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रही थी तो हाफ ऑफ द लेक्चर्स आई यूज्ड टू स्लीप, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। हिस्ट्री इज समथिंग जो मुझे अभी भी, मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मुझे हिस्ट्री ऐसा डर वाला सब्जेक्ट लगता था, बिकॉज इट इज अ लॉट टू हाँ रिमेंबर, करेक्ट। डेट्स है, सब कुछ है। आप मतलब लाइक आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, बट वो उसको एक ऐसे पूरे रट के याद करना और रेसिप्रोकेट करना, दैट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। तो इनिशियली वो मेरे लिए डिफिकल्ट था, बट देन इट वाज ऑलवेज इन माय माइंड कि ठीक है अब जो करना है है तो तो करना तो करना है। है, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब चूज कर लिया है। सो दैट वाज देयर। और फिर वही था कि यार इतने लोगों ने किया भी तो है, मतलब आई फील कि मार्केट में ज्यादा हाइप अप किया हुआ है और एक डर बहुत ज्यादा बिठाया हुआ है, क्योंकि इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव, इट इज बिल्कुल अचीवेबल। बिल्कुल। एंड जो लोग कर रहे हैं वो कर भी रहे हैं, एंड दैट इज देयर, वो उनको अपने ऊपर बिलीफ है कि मैं कर लूंगी, कर लूंगा, एंड दे आर नॉट लिसनिंग टू अदर पीपल, दे आर लिसनिंग टू देमसेल्व्स। वो सबसे बड़ी आई थिंक इस पूरी प्रेपरेशन में एक है कि आपको कोई डिक्टेट नहीं करना चाहिए कि यार तू नहीं कर सकता। यू शुड हैव बिलीफ इन योरसेल्फ कि यार मैं कर सकता हूँ, नहीं भी हुआ तो दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ, यस। इतनी सारी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है। आई बिलीव कि मैंने अभी तो, आई वाज लकी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, लेकिन दिस प्रिपरेशन गिव्स अ लॉट टू यू, मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी शेप करती है। बिल्कुल। यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट योर कंट्री, कैसे पॉलिटिक्स चल रही है, क्या चल रहा है स्टेट में, व्हाट इज योर ज्योग्राफी। मतलब आप इतना सेल्फ अवेयर हो जाते हो ना कि आप उसके बाद कहीं पे भी जाओगे ना, कुछ भी इट अच्छा विल करना हेल्प होगा। यू, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी तक जो हमने रुचिता आपका सुना है कि आपने किस डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपने मेहनत की, अपना बीडीएस इंटर्नशिप के दौरान आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 2022 में आपने शुरू किया, और फिर आप 23 में एज सिविल सर्वेंट बन गए थे, जो एक प्रोसेस के बाद कंप्लीट करने के बाद 1 गो में आपने क्लियर किया था। बहुत सारे बच्चे हैं, नंबर 1 कि इट इज़ अ मिथ कि आप पहली बार में क्लियर नहीं होता, ये आपने करके दिखाया। 2, मुझे ये भी जानना है क्योंकि जितना कम थोड़ा बहुत मैं आपको जानता हूँ एज अ पर्सन, यू हैव दैट बबली नेचर, आप एक जगह मतलब स्टक होके नहीं हो सकते हो, आपकी लाइफ फुल ऑफ कलर्स है, आप हर वो चीज़ करते हो जो इंसान खूब मस्ती भी करता है और साथ के साथ अपने पढ़ाई भी की है।
जो दूर से आपको देखेगा वो उसको नहीं लगेगा आप सिविल सर्वेंट हो। आपने मतलब एज अ पर्सन कैसे हो ये मैं जानना चाहूँगा ऑडियंस के लिए, कि क्या आप 20 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बैठे ही रह गए, कमरों में ही बंद थे, सोशल मीडिया यूज नहीं किया, कैसा प्रिपरेशन का टाइम, आप ऑफ टाइम भी कैसा रहता था आपका? सर आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक जगह पे स्टक होके नहीं रह सकती। कॉलेज टाइम पे भी बहुत मस्ती करते थे, मतलब आई हैड अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ मैंने बहुत मस्ती की है। जब पढ़ाई करनी होती थी तब पढ़ाई भी करते थे, और जब मस्ती करनी होती थी तो मस्ती की फिर कोई लिमिट नहीं होती थी हमारी। सेम यहाँ पे भी था, बिकॉज आई न्यू माई नेचर, आई न्यू कि मैं आइसोलेटेड तो नहीं पढ़ पाऊंगी। सो आई हैड दिस ऑप्शन कि घर पे पढ़ लूँ, क्योंकि घर पे भी मतलब पापा क्लिनिक में होते हैं, भाई था नहीं यहाँ पे और मम्मा है, तो एज सच कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं थी। बट फिर भी मैंने चूज किया कि आई वॉन्ट टू गो टू अ लाइब्रेरी, वहीं पे जाकर मैं पढ़ाई करूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु हैव सेम माइंड सेट, जो प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज आई वॉज न्यू टू दिस प्रिपरेशन, मुझे नहीं पता है, एंड बहुत सारे वेटरन लोग अभी भी शायद से प्रिपेयर कर रहे होंगे जिन्होंने बहुत अटेम्प्ट्स दिए, एंड मे बी वो मुझे कुछ टिप्स दे सके एंड कुछ बेनिफिट हो जाए मुझे। सो मैंने लाइब्रेरी में शिफ्ट किया, लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू किया, एंड इट वॉज लाइक अ सेट रूटीन था मेरा कि मुझे जाना है लाइब्रेरी, पढ़ना है। बट देन इवेंचुअली आई मेट पीपल देयर, एंड हम लोगों ने शाम को पहले रनिंग करना शुरू किया, उसके बाद वी स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल। तो एक वो रहा कि बास्केटबॉल खेलने के बाद जब भी मैं आती थी हमेशा फ्रेश फील करती थी कि आज मेरी जितनी एनर्जी, जितना फ्रस्ट्रेशन मुझे हो रहा था, जो ड्रेन्ड लग रहा था, वो अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। मुझे ये नहीं था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मतलब मैं अभी भी हो सकता है मैं आपको बोल दूं कि आज मैं हर बार 8 घंटे पढ़ती थी। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप रोज 8 घंटे पढ़ रहे हो, बिकॉज यू हैव योर मूड स्विंग्स, कभी आपको लो फील हो रहा है, कभी आपको पर्सनल कुछ काम आ गया, आपको जाना पड़ रहा है, तो आप हर दिन सेम टाइम तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते। बट ये था कि मैं जितना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ वो मैं प्रॉपरली इन्वेस्ट करूँ। जब मैं पढ़ रही हूँ तो फिर मैं पढ़ रही हूँ, फिर मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं आ रहा है कि मुझे अब यहाँ जाना है या मुझे ये काम रह गया या कुछ भी है। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स ने उस पूरे प्रिपरेशन टाइम ड्यूरेशन में मुझे कोई काम बोला भी नहीं कि तू ये कर दे, तुझे ये करना है, हमारे साथ चल, कुछ नहीं। मतलब दे वर लाइक तुझे जैसा करना है वैसे कर। मेरा एक रूटीन था, मेरा नहीं मन कर रहा है पढ़ने का तो मैं नहीं भी पढ़ती थी पूरा दिन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैठे हो किताबों के सामने लेकिन आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, तो मैं फोर्स नहीं करती थी फिर अपने आप को कि नहीं मुझे पढ़ना ही है। मैं उस दिन ब्रेक ले लूंगी, अपने आप को रिलैक्स करूंगी, ठीक है हो गया एक दिन, देन आई हैड दिस माइंडसेट कि नहीं अब कल बैठना है तो अच्छे से बैठना है एंड स्टार्ट करना है, जो बैकलॉग रह गया उसको कवर करना है, एंड आई स्टार्ट। तो बैकलॉग आप अगले दिन कवर करते थे और आगे बढ़ते थे। प्री आपने क्वालिफाई किया, एक तरीके का फोबिया होता है, मैथ्स नहीं आता, ये एक एस्पिरेंट्स में बड़ी एक परेशानी रहती है कि मैथ्स नहीं आता, कई बार इंसान प्रिपरेशन ही नहीं करता। तो क्या सीसैट, आपने बोला कि फोबिया था आपको, तो किसी सूरत में हर्डल बनाई है पहले अटेम्प्ट में? सर अभी तक तो आई क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो नहीं बना, बट फोबिया था आपको? फोबिया था, बिल्कुल था, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि मैथ्स का पोर्शन ज्यादा आएगा या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आ जाएगा या एप्टीट्यूड का ज्यादा होगा। आई वाज काउंटिंग ऑन एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ठीक है यहाँ पे क्वेश्चंस में ज्यादा करूंगी, एंड देन अगेन वही आपको यू नीड टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ। अगर मैं सारा टाइम मैथ्स ही करती रहती, अगर सीसैट में अगर मैं सिर्फ क्वांट्स के लिए प्रिपेयर करती नोइंग दैट कि हाँ ये मेरा मतलब एक वीक पॉइंट है, तो मे बी मैं कॉम्प्रिहेंशन और एप्टीट्यूड पे इतना फोकस नहीं कर पाती। बट कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्टीट्यूड कंबाइंड उन्होंने मुझे एक रिजल्ट दे दिया जो इट वर्कड इन माय फेवर। सो यू नीड टू नो द एग्जाम कंप्लीटली कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अगर मेरे को मैथ्स नहीं आता था या मेरे को मैथ्स का फियर भी है, मैंने एक बेयर मिनिमम जितना मैं कर सकती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो मैंने एक देख लिया था कि हाँ ठीक है ऐसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, ये लगेगा, जहां पे लग गया ठीक है, नहीं लगा तो मेरे पास कॉम्प्रिहेंशन और एप्टीट्यूड तो है। सो दैट वाज देयर। तो आपने जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर मेंस में मोस्टली गलती क्या होती है कि मेंस में बच्चा जो है आंसर राइटिंग की तरफ ज्यादा जाता नहीं है। आपका पहला अटेम्प्ट था, ऐसा नहीं था कि आपका सेकंड अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में आपने आंसर राइटिंग कम की थी, सेकंड में आपने इम्प्रूव करके आपने ऐसा कुछ किया।
तो किस तरह आपको समझ में आई कि मुझे आंसर राइटिंग साथ साथ करते रही, या आपने की है या नहीं किया है, क्या किया आपने? सर आंसर राइटिंग के लिए तो मैंने डे वन से बहुत मेहनत करी है। आई विल नॉट लाई, मैं हर दिन प्रिंटर से पेपर्स प्रिंट करके आई यूज टू राइट वन क्वेश्चन एवरी डे। असाइनमेंट्स होती थी जहाँ से मैंने लिया था कोचिंग, तो ऑनलाइन ही था, तो आई यूज टू राइट द आंसर्स, आई यूज टू सेंड इट बैक टू देम। वो जो भी सजेशंस देते थे आई यूज टू इम्प्रोवाइज। सो एवरी डे एफर्ट्स वर देयर मेरे आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। एंड आंसर राइटिंग में आई फाउंड आउट कि एक टॉपर्स कॉपी देखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द थिंग इज कि यू डोंट नो हाउ द चेकिंग इज, लेकिन जिन्होंने वो आंसर लिख के क्वालिफाई किए हैं, एटलीस्ट यू हैव अ स्केलेटन इन फ्रंट ऑफ आइडिया यू, लग जाएगा, एक आइडिया है आपको कि व्हाट वर्क, व्हाट मे हैव वर्कड। तो आप उससे अपने आप को कंपेयर करो कि ये स्ट्रक्चर वो दे रहे हैं। मैंने जब पहला आंसर लिखा था तो मुझे इतनी शर्म आई थी अपने आप में कि यार मैं तो बोल रही थी मैं कर लूंगी आंसर राइटिंग, एंड व्हेन आई सॉ दैट तो मुझे लगा यार मैं तो ज्यादा इनपुट्स नहीं दे पा रही हूँ, मतलब जो वहां पे चाहिए है उस हिसाब से तो अभी मैं बहुत लैक कर रही हूँ। सो वहां पे मैंने फिर अपना इम्प्रोवाइज करा कि मुझे क्या करना है। देन आई हैड मतलब नोट्स रेडी फॉर एवरीथिंग, मतलब जैसे सिलेबस के अंदर जो भी पॉइंटर्स थे उसके लिए मेरे पास नोट्स रेडी थे। अब बाकी तो स्टैटिक पोर्शन यू कैन कवर इट फ्रॉम स्टैटिक बुक्स, लेकिन मेंस में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत डायनामिक है, लाइक सोसाइटी। आप अगर बोलो कि आप सोसाइटी को एक बुक से पढ़ लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर आप विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन XYZ आ जाता है, यू नीड टू हैव रेलेवेंट फैक्ट्स फॉर दैट, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हो। यू कांट टॉक वेगली किसी भी चीज के लिए, यू नीड टू बैकअप योर सेंटेंस विद सम फैक्ट, विद सम केस स्टडी। तो मैंने यही किया था, आई हैड दिस नोटबुक, पूरा रजिस्टर था मेरे पास, वहां पे मैंने हर टॉपिक के लिए सम कोटेशंस, सम फैक्ट्स, सम केस स्टडीज वो मैं जॉट डाउन कर लेती थी। अब उसमें न्यूज़पेपर ने भी बहुत हेल्प करा, बिकॉज न्यूज़पेपर में एवरीबडी स्टडी एडिटोरियल्स, लेकिन मैंने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर एक पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अब पॉलिटिकल न्यूज़ छोड़ के उसके अलावा जैसे किसी सिविल सर्वेंट ने एक कोई एफर्ट करा, कोई इनिशिएटिव लाया है, तो आप वो अपने आंसर्स में लिख सकते हो कि दिस इज वर्किंग आउट। लाइक आई रिमेम्बर विमेन एम्पावरमेंट का पुलिसिंग से रिलेटेड कुछ था, सो आई रेड अबाउट पिंक पुलिस स्टेशंस, कि विमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशंस जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, एंड दैट वाज आल्सो एन इनिशिएटिव बाय अ सिविल सर्वेंट। तो जब आप वो आंसर में लिखोगे ना, तो एग्जामिनर विल नो कि हाँ दिस इज अ वेल अवेयर स्टूडेंट। दे वांट समबडी जो अपनी सराउंडिंग्स में से चीजें देखकर उसको इम्बाइब कर रहा है प्लान्स में, तो दे वांट अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। तो वो चीज आई थिंक वर्कड आउट कि आंसर राइटिंग में अगर मेरे को डिफरेंस मिला है, आई गॉट 148 इन एथिक्स, आई गॉट 130, हाँ, एंड 133 इन एसे। तो आप जब ये सारी चीजें उसमें डालते हो, आई थिंक दैट वर्क्स आउट। मतलब इट इज क्वाइट अमेजिंग कि आपको इतने अच्छे, मेरा ख्याल है वन ऑफ द हाईएस्ट जो है एथिक्स पेपर 4 में हुए होंगे, और पेपर उसमें ऐसे में भी काफी अच्छे नंबर है। अगर 133 इट्स वेरी गुड नंबर। जो आपको आंसर राइटिंग है, जैसे आपने आंसर राइटिंग की और जिस दिन आपने मेंस का पहला पेपर लिखा, आंसर राइटिंग और उस मेंस के पहले पेपर में डिफरेंस क्या लगा आपको? जो प्रैक्टिकली आप पहले दिन पहला पेपर और नर्वसनेस के साथ आप लिख रहे थे। वही था, जब आप मॉक दे रहे हो तो मैंने फुल लेंथ मॉक्स भी बहुत घर पे बैठ के दिए थे, तो एक ना एक वो मुझे था कि हाँ मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम डे वाले दिन की एंजाइटी तो बहुत डिफरेंट होती है, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है कि होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्योंकि जब आप मॉक दे रहे होते तब तो आप बहुत ऐसे स्ट्रेंथ से कर रहे हो, कोई नहीं आएगा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन तो आई विल डू इट, बट नाउ यू हैव टू एक्चुअली डू इट एंड यू हैव टू राइट एंड थिंक, एंड सब कुछ आपको उसी टाइम स्पैन में करना है। और हमारे टाइम पे पेपर्स ऐसे हुए कि एक सुबह हो रहा था और एक शाम में हो रहा था, दो पेपर, तो वो भी एक बहुत हेक्टिक हो जाता है टू दिस एक्सटेंट कि जब मेरा ऑप्शनल का पेपर था, 4 दिन की ब्रेक्स थी, लेकिन आई गॉट वेरी सिक।
आई वॉज हैविंग हाई फीवर और मेरे को सब कुछ हो, मेरे को इनफैक्ट पेपर लिखते हुए चक्कर आ रहा था. सो दैट वॉज द सिचुएशन. जो आप जब मॉक्स दे रहे होते हो आपको वो फील नहीं होता, और जब आप रियल एग्जाम दे रहे होते हो तो बहुत सारी अलग सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं विच यू हैव टू डील विद, एंड दैट इज मतलब मुझे आई फील लाइक दैट दिस एग्जाम प्रिपेयर्स यू फॉर दैट. क्योंकि जब आप रियल लाइफ सिचुएशंस हैंडल करोगे आपके पास कभी भी सेम सिचुएशंस नहीं रहने वाली. हो सकता है कभी राइट हो जाए, आपको इम्प्रॉम्प्टू कोई डिसीजन लेना है. दिस प्रिपरेशन प्रिपेयर्स यू फॉर दैट. कि अगर मैं बीमार भी फील कर रही थी, मेरे में इतनी हिम्मत थी कि यार नहीं, मेरे को पेपर लिखना है और मुझे जैसे भी लिखना है कंप्लीट करके आना. आई डोंट नो कि उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता था कि पेपर कंप्लीट भी हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने पेपर दिया एंड लकीली अच्छा ही हो गया. बट देखिए, आप 20 क्वेश्चंस का एक पेपर होता है मेंस का, जिनको नहीं पता होगा, इसमें हर क्वेश्चन का मार्क्स डिवाइडेड होता है. आप ऑलरेडी सीखे हुए होते हो कि किस क्वेश्चन में कितने जो है कितने मिनट्स का एक अटेम्प्ट लेना है अपने. और सिचुएशन ऐसी होती है कि आप सारे पेपर्स देते हो, ऑप्शनल से पहले आप बीमार हो जाते हो. एक तो आपके दो पेपर्स जो है बैक टू बैक पेपर चल रहे होता है, और फिर आपका बीमार होना, और फिर देन टू अटेम्प्ट दैट पेपर. इस बीच में मेंटली आपको टफनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, मतलब ये तो एक्सट्रीम हो गया कि उस दिन बीमार होके भी आपको, चलो बीमार है, वीकनेस है, अगर कोई नॉर्मल सा पेपर होता तो इंसान मैनेज कर ले. ये आपको सिविल सर्विसेज का पेपर है और आपका पूरा 1 साल 1.5 साल का जर्नी डिपेंड करता है इस पे. आई कैन नॉट इमेजिन कि कितनी मेहनत, क्या सोचा होगा उस दिन, किस तरह आपने डील किया होगा. बट आई जस्ट वांट यू टू टेल एवरीबडी कि कितनी स्ट्रेंथ इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को चाहिए होगी कि ये भी सिचुएशन आ सकती है. सर कुछ मतलब दिस एग्जाम इज अनप्रेडिक्टेबल. सिचुएशंस भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा उस दिन, कैसा सेंटर मिलेगा. हो सकता है आप जहाँ लिख रहे हो इतनी गर्मी आपको लग रही हो, बट यू हैव टू राइट इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. तो वही था मेरे दिमाग में भी कि चाहे जो मर्जी हो जाए लिखना तो है ही है. एंड वही मतलब कहीं ना कहीं जब घर पे आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, पेरेंट्स का वही सपोर्ट और फ्रेंड्स मतलब मुझे कंटिन्यूसली फोन कर रहे, कोई बात नहीं उठ पढ़, मतलब पापा नारियल पानी लेके आ रहे हैं, कोई नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. एंड सेंटर पे भी जब मुझे छोड़ने जाते थे मतलब पूरा हाइड्रेटेड रहूं मैं वैसा. फिर वापस जब, क्योंकि उनको पता था कि तबीयत भी खराब है, तो फर्स्ट शिफ्ट जब हुई फिर उन्होंने आना, मतलब पूरा मुझे अच्छे से मोटिवेट करना, टेक केयर करना, वो सब. आई थिंक दैट हेल्प्स कि यार सब लोग अगर मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत और दिखानी है, कोई बात नहीं हो जाएगा. तो वही है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू डोंट हैव टू लेट द अदर पीपल डाउन. तो जो इतनी मेहनत सब कुछ मेरे साथ कर रहे हैं, खड़े हैं दिन रात, अगर मेरे को रात को 2 बजे भी तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. उन पेपर्स में कैसे मार्क्स थे आपके? सर ऑप्शनल क्या था? एंथ्रोपोलॉजी. और कैसे डिसाइड किया था कि आपको एंथ्रो लेना चाहिए? सो एंथ्रो वॉज अगेन, मेरे को डेंटल साइंसेस तो नहीं मिला था वहाँ पे ऑप्शनल्स में. सो आई वांटेड समथिंग जो मेरा एक तो मेरा बीडीएस से भी थोड़ा रिलेटेड, मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो. ये भी मैंने टॉपर स्टॉक में सीखा था कि डोंट चूज योर ऑप्शनल ऐसे ही कि हाँ मार्केट में अगर सब बोल रहे हैं कि हिस्ट्री चल रहा है तो आपने हिस्ट्री ले लिया. आपको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ पाओगे? और ये तो आई वाज लकी इनफ कि मेरा 1 ईयर में हो गया. बट अगर मुझे ऐसा कोई सब्जेक्ट होता, जैसे अगर मैंने आपको बोला मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद थी या मतलब मेरे को हिस्ट्री से डर लगता था, तो अगर मैं हिस्ट्री ले लेती और अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, उसको 3 साल 4 साल पढ़ना मेरे लिए मतलब कितना चेंज करना भी तो डिफिकल्ट हो जाता. क्योंकि आपको ये लगता है आपने अब इतना इन्वेस्ट कर दिया है इस सब्जेक्ट में, तो ठीक है 1 साल और कोई बात नहीं. तो वही था कि ऐसा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट लो. सो व्हेन आई सॉ द सिलेबस आई डिड 2 थिंग्स. पहले तो सिलेबस देखा और PYQs देखा. सिलेबस 1 वाज लाइक अ मेडिकल वाला, मोस्टली पूरा चीज था, एवोल्यूशन हो गया आपका, फिर थोड़ा फोरेंसिक्स में चला गया, वो सब मतलब था. और पेपर 2 जो था वो सोसाइटी से बहुत था, मतलब अबाउट द ट्राइबल्स एंड वो सब. तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये डुएबल है. मतलब पेपर 1 में आपको सोसाइटी भी था, हाँ, और इसमें हेल्प कर रहा था. पेपर 1 मेरा मेडिकल से मैच कर रहा है और पेपर 2 मेरे को GS1 में भी हेल्प कर देगा. तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो ये कर सकते हैं. देन आई सॉ द PYQs. तो PYQs तो इस जर्नी में आई थिंक पूरा आपको बाइबल की तरह हेल्प करते हैं. योर गाइडिंग फोर्स इज द PYQs.
जब मैंने PYQs देखे तो उस टाइम पे भी मुझे पेपर 1 में 2-3 क्वेश्चंस आते थे, तो मुझे लगा कि यार अभी मुझे आते हैं, अब मैं प्रिपरेशन करूंगी तो मुझे और अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल। सो आई थिंक आई कैन डू दिस, तो इसलिए आई चोज एंथ्रोपोलॉजी। ओके, क्योंकि ऑप्शनल के लिए हमारे पास भी जब बच्चा आता है तो ऑप्शनल हम बहुत केयरफुल होते हैं कि जैसे आपने बोला ना कि एक बार अगर बच्चे ने ऑप्शनल ले लिया, उससे निकलना बहुत मुश्किल है, और इट्स अ ट्रैप देन। अगर गलत आपने ऑप्शनल चूज किया तो आप फंस गए इसमें, इसीलिए आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग अ सब्जेक्ट। तो हम जब बच्चों को बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका अपना इंटरेस्ट कैसा है। सेकंड, आप ये भी देखो कि उसका पढ़ाने वाले वगैरह वाले हो, आपको टीचर्स अच्छे मिले, उसका मटेरियल वगैरह अच्छा मिले। और थर्ड, ये भी कंसिडरेशन में रख सकते हो कि उस सब्जेक्ट के नंबर कैसे आते हैं। ऐसा ना हो कि बिल्कुल डिस्करेज सब्जेक्ट हो और आप वो लेके बैठे हुए हो। तो ये 3-4 चीजें हम भी कंसिडर करने के लिए बोलते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आप अपना इंटरेस्ट, एग्जैक्टली, बिना इंटरेस्ट के नहीं हो क्योंकि आई हैव हर्ड लॉ के लिए बहुत लोग बोलते थे कि लॉ में मार्क्स नहीं मिलते हैं, लॉ में कुछ नहीं होता। तो हमारे बैच की टॉपर अनमोल मैम जो है, उनका लॉ ऑप्शनल था। सो आई बिलीव कि इट इज नॉट अबाउट, अब एंथ्रो में भी कितने लोगों ने बोला बुचर किया एंथ्रो को, एंथ्रो में कम मार्क्स मिल रहे हैं, एंथ्रो में PSIR में मार्क्स कम मिल रहे होंगे, पहले ट्रेंड से कम हुए भी होंगे, बट देन यू हैव टू स्टडी इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब यू कांट स्टडी एनी सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ही ना। तो अगर आपका इंटरेस्ट भी है, यू नो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर ग्रेजुएशन ऑल्सो, तो इट विल हेल्प यू। वो चाहे जितना मर्जी बुचर हो जाए, लेकिन अगर आपके आंसर्स में क्वालिटी होगी, यू विल गेट मार्क्स। आपका एंथ्रो जो था आपसे 1 साल पहले बहुत अच्छा इनकरेज्ड था एंथ्रो, और आपके टाइम में फिर वो बिल्कुल ही कम नंबर थे और कम लोग का सिलेक्शन हुआ था। देन आल्सो यू गॉट 280। मतलब ये शो करता है कि आपने अपने ऑप्शनल को किस डेप्थ में पढ़ा है। आई होप कि हम सारा एक्सप्लेन कर सकते कि किस डेप्थ में आपने पढ़ा होगा, बट आपके मार्क्स वो दर्शाते हैं। इवन दो जितने भी लोग एंथ्रो से पुराने साल से बहुत ज्यादा इनकरेज होके ज्यादा लोगों ने लिया था उस टाइम, और फिर बेयर मिनिमम बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसमें यू वर द वन। और फिर वो डेप्थ दिखाता है कि आपने किस तरीके से आपने अपने ऑप्शनल को, नंबर 1 आपका ऐसे में काफी अच्छे नंबर थे, ऐसे में 133, 2 आपका पेपर 4 में 148, एंड देन ऐसे 280, सॉरी ऑप्शनल 280। ये 3 लोगों ने 3 चीजों ने आपका रैंक, मतलब एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रैंक अच्छा लाना है तो आपको ऐसे, आपका पेपर 4 और ऑप्शनल, ये डेप्थ में पढ़ना होगा, और इससे आपकी रैंक बेस्ट से बेस्ट आ सकती है। इन तीनों चीजों पे आपको फोकस करना होगा। हम क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपका लेते जा रहे हैं, बट बिफोर कंक्लूडिंग दिस, आई जस्ट वांट यू टू शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो आपका, क्योंकि पहला टाइम था आपका, वेरी यंग, एंड देन फेसिंग दोज 5-6-7 मेंबर्स जो ग्रे हेयर, और वो बैठे हुए डरावना माहौल रहता है। तो उस पूरे दिन को कैसे शुरुआत की, और फिर देन व्हेन यू एंटर द रूम कैसा माहौल था, और अपने आप को काम डाउन करके कैसे आपने प्रेजेंट किया? सर, तो इंटरव्यू मेरा 13 जुलाई को था, लाइक आई थिंक 10th या 11th को शुरू हुए थे इंटरव्यूज, एंड 13th को ही था। तो आई डिड नॉट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, बट इट वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई होल लाइफ। फर्स्ट इंटरव्यू, मतलब इससे पहले ना मैंने जॉब करी है, कुछ नहीं था। तो मुझे एक एंजाइटी तो थी उस चीज़ की कि आई डोंट नो हाउ टू गिव एन इंटरव्यू, बट बहुत लोगों ने समझाया कि इंटरव्यू नहीं है, नॉलेज वो चेक कर चुके हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, दे आर गोइंग टू चेक योर पर्सनालिटी। तो जैसी तू है बिल्कुल वैसे रहना, मतलब फेक करने की वहां पे जरूरत है, बिकॉज दे आर सो एक्सपीरियंस, दे विल कैच यू। अगर आप वहां पे कुछ और बनने की कोशिश करोगे, दे विल नो इट कि हाँ ये नहीं है। सो उससे पहले मेरे को यही था कि मुझे आइस ब्रेक करनी है, तो आई अप्लाइड फॉर इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज। तो वहां से मेरी काफी हेल्प हुई, बिकॉज मतलब आई वॉज वेरी रॉ एकदम कॉलेज से निकल के, और हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, एंड वो सब भी एक बहुत, मुझे लगता है लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो द मोमेंट यू वॉक इन फ्रॉम द डोर, तो वहीं से आपका शुरू हो जाता है कि हाउ दिस पर्सन इज।
तो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट था एंड आई थिंक मॉक इंटरव्यूज हेल्प मी अ वो लॉट. जो जंडियाल सर वगैरह लोगों का या जितने भी यहाँ के मॉक वगैरह लिए होंगे, वो बेसिकली वो फेयर फैक्टर जो है वो निकाल हाँ, देते हैं. मॉक निकालने के मॉक लिए. इंटरव्यूज आर इम्पोर्टेंट. यस. फिर उस दिन जिस दिन आप गए, वो तो कैसे हेल्प हुआ? हमारा इंटरव्यू था श्रीनगर में. सो एक दिन पहले ही हम पहुंच गए थे. तो ये था कि वहाँ पे जाकर थोड़ा ऐसे मम्मा गए थे मेरे साथ और मेरा भाई गए थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी रिलैक्स किया. अगले दिन तैयार होके हम इंटरव्यू के लिए गए और मेरा इवनिंग शिफ्ट में था इंटरव्यू. तो पूरा मुझे ये भी था, सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं क्योंकि मुझे ऐसा था कि लेथार्जी ना हो जाए, मुझे नींद ना आ जाए, कुछ Correct. ऐसा है. तो इंटरव्यू देने गई मैं. वहाँ पे मैंने सब लोगों को देखा जो बैठे हैं साथ में, और सब लोग प्रिपेयर, मतलब ऐसे लग रहा था कि यार सब तो मुझसे ज़्यादा ही प्रिपेयर्ड है. मतलब और नेचुरली ये सेकंड थर्ड ज़्यादा अटेम्प्ट वाले भी ज़्यादा होंगे उसमें. एक्सपीरियंस्ड है और ज़्यादा प्रिपेयर्ड है. बट देन जब मैं मतलब वहाँ तक बैठे हुए अभी जब मैं पीएससी में बैठी थी तब भी मुझे टेंशन हो रही थी, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा. बट फिर जब द मोमेंट आई एंटर्ड इन टू द रूम तो आई वाज लाइक ठीक है, अब जो है यही है. यही है. अब ये है डू और डाई वाली सिचुएशन. ठीक है, अब जो भी होगा इसके बाद देखा जाएगा. फिर आई सैट डाउन. एक आई थिंक 10-15 सेकेंड्स ना आपको वो एंजाइटी रहती है व्हेन यू सी ऑल दोज पीपल. हाँ, और correct. मतलब तो आपको रहता है कि यार इतने बड़े लोग हैं, इनको मैं कैसे मतलब फेस करूंगी. मतलब हाँ मतलब कैसे फेस करूंगी. मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ ऐसा ना बोल दूँ जो गलत हो, कुछ ऐसा ना मतलब. तो आई सैट देयर 15 सेकेंड्स. तो आई थिंक मुझे थोड़ा एंजाइटी रहा, बट देन दे वर आल्सो लाइक कि हम आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेने वाले हैं, वी जस्ट वांट टू टॉक टू यू और ये सब. तो इट वेंट प्रिटी गुड. मतलब दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस. अब मेरा डेंटिस्ट्री का था तो दे आस्क्ड मी कि हेल्थ केयर जो हिमाचल में है, बिकॉज आई हैव डन बीडीएस फ्रॉम हिमाचल, तो हिमाचल का और जम्मू का आप कैसे कंपेयर करोगे. सो दे आस्क्ड मी वेरी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस. या उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हाँ ये बताओ कंट्री की कैपिटल क्या है, ये है वो है, मतलब ऐसा नथिंग नहीं. फैक्चुअल. हाँ, इतना कुछ फैक्चुअल नहीं. एक दो क्वेश्चंस पूछे गए थे फैक्चुअल, बट व्हेन यू टेल देम कि हाँ आई हैव नॉट रेड इट, आई विल रीड अबाउट इट, तो दे आर फाइन विद इट. ऐसा नहीं है कि वो आपके मार्क्स कट करेंगे उस वजह से. बट दे वांट टू नो लाइक अब कोविड रिसेंटली हुआ था, तो दे आस्क्ड मी कि अगर ऐसा सिचुएशन वापस हो जाता है तो व्हाट डू यू थिंक, हम लोगों ने कितना प्रोग्रेस किया एंड व्हाट यू विल ब्रिंग टू द टेबल, आप और क्या चीज़ें करोगे. तो वैसी सब था. देन दे आस्क्ड समथिंग फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो वो सब आंसर किए. वी हैड अ नाइस चिट चैट. आई थिंक 25-30 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला. देन आई केम बैक और फिर हम शंकराचार्य चले गए. तो फिर उसके बाद था हो गया. You did not जो think about it हाँ much अब after हो that. गया. पापा को कॉल की कि हो गया इंटरव्यू. ही वाज लाइक कैसा हुआ. मैंने कहा हो गया, अब पता नहीं, अब पता नहीं कैसे उनको गया. पता होगा कैसा हुआ. आई डोंट नो अबाउट इट. तो फिर बस वहां से आए. फिर कितने कितने मार्क्स थे आपके इंटरव्यू में? आई गॉट 170. मतलब Normal, pretty good. decent No, marks. no, it is good. Actually 170 is good. Very good actually. क्योंकि आपको पीछे पुश ऑलरेडी था, ऐसे का भी ऑप्शनल का भी. Optional का इवन भी. दो दे डू नॉट नो अबाउट इट कि आपके पीछे क्या मार्क्स होते हैं, पीएससी को नहीं पता होता है. बट एक जो ऊपर वाले का हाथ आप पे रहा रहा थ्रू था आउट. थ्रू आउट. यस. जैसे आपने इंटरव्यू जिस दिन गए, एक बहुत जरूरी चीज है समझनी है कि उससे पहले एक रात, क्योंकि अगले दिन इंटरव्यू है, सो पाए थे आप? सो मैं कभी भी एग्जाम से पहले नहीं सोती हूँ. तो बट ये प्रॉब्लम तो नहीं हुआ नेक्स्ट डे इरिटेशन या इस तरह का काम, स्लीप डिप्राइव्ड होना इज आल्सो? नहीं सर, आई थिंक हर एक का एक इंडिविजुअल वो रहता है, तरीका रहता है. तो मेरे को जिस दिन अगर मुझे नींद पड़ जाए तब मुझे एक्चुअली टेंशन होती है कि मुझे नींद कैसे आ गई. क्योंकि वेन एवर आई गिव एग्जाम्स तो मुझे होता है कि मैं सोती थोड़ा कम ही हूँ उस टाइम पे, और मुझे चलता रहता है दिमाग में कि हाँ मुझे देना है. मतलब देन यू नो हाउ टू डील. या आई नो हाउ टू. हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट इट्स बीन माय मैकेनिज्म सिंस चाइल्डहुड. तो अब वो मुझे ऐसा आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं देता है. आप सुबह मॉर्निंग पर्सन हो, सुबह उठ के पढ़ते थे या रात भर पढ़ते थे, सुबह सोते थे? सर कॉलेज तक तो मैं रात में पढ़ती थी, और यहाँ आके फिर वही मॉर्निंग वाला रूटीन थोड़ा मैंने शुरू किया था कि मतलब क्योंकि इट इज लाइक कंटिन्यूसली आप पढ़ भी नहीं सकते हो. सो यू नीड टू सेट सम टारगेट्स. मतलब आप 3 घंटे का स्लॉट बना लो, 2 घंटे का स्लॉट बना लो, जैसे भी, एंड देन यू हैव टू लाइक स्प्रेड इट इन द होल डे. मतलब पूरे दिन में आप उसको
कर दो, मैनेज कर लो, तो उस हिसाब से मैंने रखा था। तो फिर मेरे को लगता था कि ठीक है, मैं जितना जल्दी उठूंगी उतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ और उतने ज़्यादा स्लॉट्स में कर पाऊंगी। ठीक। सो दैट वाज माय थिंग कि अगर मुझे रात में भी पढ़ना होता था वो भी इशू नहीं होता था, बट मैंने फिर धीरे धीरे सुबह, क्योंकि आई हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि सुबह का एग्जाम है, यू नीड टू बी एक्टिव इन द मॉर्निंग। तो अगर मैं रोज 12 बजे उठ रही हूँ सुबह, तो हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट कर जाए हाँ, मेरे दिन करेक्ट में करेक्ट। पेपर के टाइम पे भी। और सिंस हमारे मेंस में तो 2 शिफ्ट्स में पेपर हो रहे थे, तो अगर मेरी रूटीन वो नहीं होती तो कहीं ना कहीं मुझे शायद दिक्कत आती, क्योंकि मेरा ब्रेन एक्टिव होना जरूरी लेट, था। हाँ। बट मतलब दिस इज माय फाइंडिंग कि ये माइन्यूट सी डिटेल, बहुत छोटी डिटेल, इसमें नॉर्मल इंसान जाता नहीं है कि आपका मॉर्निंग का शिफ्ट है क्लास लिखने का, और ऐसा ना हो कि आपका रूटीन आपका 12 बजे उठने का हो और आप अंदर से सबकॉन्शियसली थोड़े सोए सोए से हो, देन यू आर राइटिंग द पेपर। वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कि आप सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली ये माइन्यूट सी डिटेल्स पे ध्यान देना चाहिए जब आप ऐसे पेपर्स लिखते हो। इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, आप एरर कर नहीं सकते हो। अगर आप एरर करोगे, छोटी सी चीज के से एरर करोगे, आप जो है बाहर जाओगे, जो नहीं करेगा वो अंदर चला जाएगा। मेरा ख्याल है ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। सो अगेन वही अपना अपना टेलर मेड वो है, प्लान है। आई नो पीपल जो रात रात को पढ़ के भी क्वालिफाई किए, बट वही है कि इट वर्कड नहीं, आउट फॉर मी फाइन। करते हैं ऑफ कोर्स करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आइडियल तरीका एग्जैक्टली, ये हो सकता हो है कि सकता है, अगर आप सुबह उठ सकते हो, सुबह पढ़ सकते हो। हो सकता है। नहीं तो ऑफ कोर्स आई नो लॉट ऑफ पीपल जो जिन्होंने सिर्फ रात रात में पढ़ा है बिल्कुल और बिल्कुल कभी बिल्कुल। उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन आज, हालांकि वक्त कम होता है हमारे पास, और टाइम मिले तो हम पूरा दिन भर बातें करते रहे, दिन भर आप तक वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करें जो आपको यूपीएससी स्टेट सर्विसेज को क्लियर करने के लिए हमें मिल सकती है। बट फिलहाल मैं आप सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमने आज रजुदा से इंफॉर्मेशन सुनी है, 100% ऐसी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए ऑफ कोर्स टेलर मेड है। अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क करती है नहीं करती है। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारा इनविटेशन लिया इतने हेक्टिक शेड्यूल में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के, आप ही के हित के लिए, आप ही के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने वहाँ से उठ के यहाँ सिर्फ इस वजह से कि ताकि आप लोग को हेल्प हो सके। हेल्प से, क्योंकि बिफोर कंक्लूडिंग दिस मुझे ये ध्यान आ रहा है कि आप बहुत सारे बच्चों को, मैं सुनता आया हूँ थ्रू आउट, कि आप ऑलरेडी बच्चों को, एस्पिरेंट्स को हेल्प करते आए हो। तो ये आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद तो रूटीन में सारे बच्चे आपको पूछते होंगे, तो किस तरह आप हेल्प करते हो सो दैट अगर कोई नहीं पहुंच पाता, जम्मू नहीं पहुंच पाता, फार फ्लंग एरियाज में कोई है जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है, किस तरह कर सकते हैं? सो एक तो जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो फ़ोन्स भी बहुत सारे आए, रिलेटिव्स में भी फिर आगे पीछे हो जाता है, तो वैसे भी गाइड किया पर्सनली। अगर बहुत लोग घर पे भी आए कि क्या कैसे किया, तो वैसे भी गाइड किया। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आते रहते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे करना है, तो आई रिप्लाई टू देम। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हेजिटेट रिप्लाइंग, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। एंड नाउ आफ्टर दिस रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स, ये जो अभी बैच का मेंस होना है, उनके लिए वी हैव स्टार्टेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो मैं और मेरे बैचमेट है मिस्टर ताहिर, उन लोगों हम दोनों ने शुरू किया है। वी पोस्ट क्वेश्चंस आफ्टर एवरी वन डे, ऑल्टरनेटिव डे पे हम लोग पोस्ट करें, एंड देन वी चेक द आंसर्स एंड वी रिप्लाई बैक। हम डिस्क्रिप्शन में आपका जो इंस्टाग्राम वो होगा, चैनल होगा, वो हम डाल देते हैं, टेलीग्राम चैनल। स्टूडेंट्स कैन अवेल दैट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वही चाहिए इस टाइम, आंसर राइटिंग के लिए ही आपको हेल्प चाहिए होगी, वो आप ले सकते हैं। शी इज़ डूइंग, जो मेरा ख्याल है जॉब के साथ साथ कोई भी ऐसी चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल दे आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ यू, जो आप लोग को हेल्प हो सके, आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, शेयरिंग सच इनसाइट्स विद स्टूडेंट्स। मेरा हमेशा कोशिश है कि ऑडियंस तक वो सारी चीज़ें पहुंचते रहे जो इनको चाहिए होगी, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, करंट इन्फॉर्मेशन हो। बाकी आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर उस चैनल को फॉलो करो, और आंसर राइटिंग में बहुत सारा हेल्प इनके थ्रू आपको मिल जाएगा। बाकी आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।